हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में प्रैक्टिस सेट करेंगे सोशल स्टडीज़ का सेट 12। ये है हमारा प्रैक्टिस पेपर 6। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस किए थे। आज रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हम लोग फिनिश करेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संधि को बुक्स फॉर ब्लाइंड संधि भी कहते हैं? किस संधि को कहते हैं? तो मराकेश ये संधि जो है इसे कहते हैं बुक्स फॉर ब्लाइंड। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो लिटरेचर पब्लिश हुए थे वो किसके लिए थे? वो ब्लाइंड पीपल्स के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह स्थित है, ये ईरान में है। बिलेटरल समझौता हुआ था किसके किसके बीच? ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया। ठीक है। चाबहार पोर्ट का पर्पस था ट्रांसपोर्ट का पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश का प्रथम सीडीएस नियुक्त किया गया? तो फर्स्ट सीडीएस जो बने वो बने जनरल विपिन सिंह रावत। ठीक है। और जब आर्मी, नेवी और एयर, इन तीनों को पहले अलग अलग थी, फिर इनको मर्ज करके इनका एक हेड सीडीएस हेड बना दिया गया विपिन सिंह रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन के अंदर नहीं आता है? तो उसमें दुधवा है, कान्हा है, मानस है, चिल्का नहीं है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आता। ठीक है। बाकी दुधवा, कान्हा और मानस में ये प्रोजेक्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो फर्स्ट नेशनल पार्क, ये तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम क्या था? हैले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं? वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें आप फॉरेस्ट कवर के परसेंटेज की, तो आप देखेंगे ग्रोथ जो मिली है वो मिज़ोरम में ज़्यादा मिली है। ठीक है। उसमें मिज़ोरम 1 नंबर पे है। और इसमें एरिया वाइज अगर हम देखें तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। इसके बाद इसके सीक्वेंस में आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मिनिमम 3 याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ आता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ये वेटलैंड्स, इंग्लिश में जैसे कहते हैं वेटलैंड्स, तो नम भूमि के। ठीक है। और ये कहाँ पर है? रामसर जो जगह है ये आपकी ईरान में है। ठीक है। ये वहाँ पर एक सिटी है रामसर, और 1971 में यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का संबंध किससे? रेड डेटा बुक जो है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। ठीक है। जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, एंडेंजर्ड कंडीशन में होते हैं जानवर, उनको जो है इस लिस्ट में डालते हैं ताकि इनका अच्छे से कंजर्वेशन हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, उनके फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो विलुप्त ना होने पाए। और देखा होगा IUCN के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो IUCN क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये जो अवार्ड दिया जाता है राजीव गांधी का, ये शैक्षिक और शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन और वन्य जीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षकों को, यानी कि उपयुक्त सभी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेशनल पार्क है, स्टेट है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए बांदीपुर जो है ये कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि पिन वैली है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। पिन वैली आपका है हिमाचल प्रदेश में। एक इसी तरह का साइलेंट वैली है, वो कहाँ है? केरला में है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल ये कह रहे हैं, तो आपका जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल कहला सकता है, क्योंकि बड़े बड़े बीज होते हैं, इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है और उनमें बहुत अमाउंट तक तेल निकलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें तेल निकलता है, जो एक जिसको बाद में हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण
निगम कहाँ स्थित है? ये कानपुर में है। ठीक है। आर्टिफिशियल ऑर्गन ये वाला जो है ये कहाँ पर है? यूपी में। अगर हम बात करें तो वो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 अनंतम आंकड़ों के अनुसार यूपी में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। देखिए एक होता है अनंतम आंकड़े, एक होता है अंतिम आंकड़े। तो अनंतिम के अकॉर्डिंग उच्चतम साक्षरता यानी कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो है गाज़ियाबाद। और अगर हम अंतिम आंकड़ों की बात करें, अंतिम आंकड़ों की बात करें तो वो उसमें आएगा फर्स्ट नंबर पे आपका ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। उस गौतम बुद्ध नगर, फिर आएगा, हम सीक्वेंस 3 बता देते हैं, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आएगा कानपुर, उसके बाद आएगा औरैया। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, औरैया। और अगर अनंतिम आंकड़ों की बात करें तो गाज़ियाबाद, फिर आएगा, सीक्वेंस आपका यही रहेगा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, औरैया, सीक्वेंस ये रहेगा, बस गाज़ियाबाद पहले आ जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ ये पूछा जाता है कि सबसे कम लिटरेसी रेट, तो उसमें तो अनंतिम हो चाहे अंतिम आंकड़े हों, उनमें सबसे कम में यानी कि मिनिमम अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वो आपको श्रावस्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात। देखिए यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये पूछा क्या है। 1 पूछा है, एक डंडा और बढ़ा देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के अकॉर्डिंग पूछा है, हमें याद क्या रहता है? 11 याद रहता है, क्योंकि भाई इसी पे हमने ज़्यादा फोकस किया। तो उसके अकॉर्डिंग कितना है? उसके अकॉर्डिंग 912 है 1000 में, प्रति हज़ार पुरुष कहते हैं ना, प्रति हज़ार पुरुष में कितनी फीमेल्स हैं? तो 912 है 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन 2001 के अकॉर्डिंग आपका आएगा 898, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग 898 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? अभी हमने बताया था, देखिए लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ है, तो वो आपका था श्रावस्ती में। ठीक है, मिनिमम। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि यहाँ पे फीमेल को स्पेसिफिक कर दिया है, फीमेल का पूछा है, तो फीमेल का भी श्रावस्ती ही आएगा। बट यहाँ पर श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं है, तो उससे कम यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग रामपुर बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, रामपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रावी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? देखिए वैदिक काल में जो है काफ़ी सारी फीमेल्स थीं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, उनके नाम भी मेंशन किए गए थे। तो उसमें थी लोपामुद्रा और विश्वारा, पूरा नहीं लिखते हैं, एक विश्वारा थी, एक घोषा थी, अपाला। ठीक है, अपाला। तो ये सब कुछ फीमेल्स थी वैदिक काल की अगर हम बात करें जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको लोपामुद्रा दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये देखिए कुषाण डायनेस्टी का राजा था, कुषाण डायनेस्टी का राजा कनिष्क, इसने करवाई थी कहाँ पर? कश्मीर में। सब कुछ के से है, ठीक है, याद रखना इसको, आसान है। कश्मीर में कराई थी, कहाँ? कुंडलवन में, कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण डायनेस्टी का राजा कनिष्क ने करवाई थी। अब बात आती है कि इसका अध्यक्ष कौन था उस टाइम, अध्यक्ष कैसे बनाया था? तो उसे वासुमित्र की अध्यक्षता इसमें थी, वासुमित्र की अध्यक्षता थी। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, और मेन इसमें जो पूछा जाता है कि यहीं इसी लास्ट वाली जो ये काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, यहीं से दो में स्प्लिट हो जाती है, एक हीनयान और एक महायान। बुद्धिस्ट कल्चर दो में डिवाइड हो जाता है इसी काउंसिल में के बाद, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था? देखिए इंडिका लिखी थी मेगस्थनीस ने, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे यहाँ पर लिखी थी, और इसमें पाटलिपुत्र के बारे में पूरा बहुत अच्छे से पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह से रूल चल रहा था। ठीक है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त की जितनी भी बैटल्स हुई हैं वो सारी उनके बारे में है, और उसी को देखते हुए ये भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। यहाँ पे जनजाति है यानी कि ट्राइब्स हैं, और यहाँ पर उनकी स्टेट है। तो लेप्चा, देखिए लेप्चा आपको मिलेगी सिक्किम, मारिया है छत्तीसगढ़ की ट्राइब, उराली है केरला की, केरला और तमिलनाडु में भी होती है, मिलेगी केरला और तमिलनाडु। खासी, अब देखिए एक सुना होगा नाम गारो खासी जयंतियाँ, ये आपको किसकी याद दिला देती हैं? मेघालय की याद दिला देती हैं। तो खासी एक ट्राइब भी होती है, और ये कहाँ पर है? ये आपको उत्तरांचल में भी यानी कि जो उत्तराखंड वाला एरिया है वहाँ मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, मेघालय में भी मिलेगी, और इसके अलावा मणिपुर, कश्मीर यहाँ मिलेगी। तो खासी उत्तरांचल, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ना नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, तो सिक्किम अगर आप लगा देंगे नॉर्थ ईस्ट देखकर, खांसी को देखकर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से अब आप मैच करा लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नहीं है यानी कि क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखिए राज्य का वित्त आयोग SFC, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, आर्टिकल मेंशन है। कौन सा आर्टिकल है? 243 में, 243 में आ जाता है राज्य का वित्त आयोग। 324 243 में बड़ा कंफ्यूज होता है। 324 क्या होता है? इलेक्शन कमीशन, और स्टेट फिनेंस कमीशन 243 आ जाएगा। लोकसभा का सचिवालय, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। केंद्र का वित्त आयोग यानी कि फिनेंस कमीशन, ये भी आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कौन नहीं है? मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये कब बना था? 1993 में, ये भी पूछा जाता है, 1993 में ये बना था। अब आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। फिनेंस कमीशन 280 आर्टिकल, देखिए एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया था हमने इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, जो एक प्लेलिस्ट है उसमें आर्टिकल भी हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आर्टिकल्स नहीं याद होते हैं तो कम से कम उतने आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ठीक है। उसमें हमने इस तरह से रखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि आपको याद हो जाए आसानी से। लोकसभा का सचिवालय, ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 98 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, पंचायत राज बनने की सिफारिश की, उनका नाम था बलवंत राय मेहता। जिनकी सिफारिश पे 3 टायर सिस्टम बना वो थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। इनकी कमेटी के अकॉर्डिंग ये बाद में 3 टायर सिस्टम ये पूरा पंचायती राज का बना, और फिर बाद में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में नेहरू ने इनॉग्रेट किया पंचायती राज को 1959 में, से याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में। यहाँ एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल और राज्य, ठीक है। तो भीमबेटका आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, एमपी जो है ये कर्नाटक ज़्यादा फेमस है, मानस असम ये ज़्यादा फेमस है। बचा कौन? शोर टेम्पल तमिलनाडु, हो गया। तो इस तरह से मैचिंग कर लेंगे, यहाँ से आप इसको मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। देखिए कहते हैं चालुक्य वातापी, चालुक्य सोलंकी है ना, ये बोलते हैं। तो चालुक्य वातापी जो है वो अब प्रेजेंट टाइम पे इसे क्या बादामी भी कहते हैं, बादामी भी कहते हैं, ठीक है। तो बादामी हो तो वो राइट हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। इसका रियल चालुक्यों के वातापी का रियल फाउंडर कौन था? पुलकेशिन I था, ठीक है, पुलकेशिन I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट की नींव किसने रखी? दंतेदुर्ग ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है प्रियदर्शी। 2 नाम मेंशन किए जाते हैं, प्रियदर्शी एक देवनाम प्री, और पुराणों में इन्हें अशोकवर्धन कहा जाता है, अशोकवर्धन वर्ड यूज हुआ है पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किया था? देखिए शून्य का आविष्कार जो है ये अभी तक मेंशन मतलब इसके प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले हैं कि किसने किया है। ये तो पता है कि इंडियन है कोई,
तो किसी अज्ञात भारतीय ने। अच्छा, कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, आर्यभट्ट ने किया है या फिर वराहमिहिर ने किया, या फिर एक पूछा जाता है ब्रह्मगुप्त ने किया है, वो भी डाल देते हैं ऑप्शन में, लेकिन वो सब रॉन्ग है क्योंकि स्पेसिफिक शून्य का आविष्कार नहीं किया है उन्होंने ब्रह्मगुप्त ने जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और आर्यभट्ट ने जो है डेसिमल का स्पेसिफिक उसका रिसर्च की है, क्योंकि इसमें एविडेंस इसलिए प्रॉपर अभी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है ना कि ज़ीरो हमेशा से था, एक तरह पता चल पाया कि इसको हाईलाइट किसने किया, ये चीज़ है, लेकिन उसका यूज़ चल रहा है, प्रॉपर शून्य का यूज़ चल रहा है। आर्यभट्ट ने जो है डेसिमल पे काम किया, दशमलव पे काम किया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है जिनको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी अज्ञात भारतीय नहीं होता तो आप क्या आर्यभट्ट लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है इसलिए आप टी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, इसको सब जानते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर किसके टाइम पे आया था, ये इल्तुतमिश का टाइम चल रहा था, दिल्ली डायनेस्टी, इल्तुतमिश का टाइम पे ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई। बलबन के लिए फेमस है, और मेन इसने क्या चीज़ें कही, इसने एक तो ये कहा कि जो राजा होता है वो निरंकुश होता है, ठीक है, उसमें मतलब कोई अंकुश नहीं लगा सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, भेजा हुआ दूत है, ठीक है। तो वो जो भी कर रहा है वो ईश्वर का जो है, ईश्वर उससे करवा रहा है, ये उसकी पॉलिसी थी। क्योंकि ये क्या था, एक स्लेव था और स्लेव को अपने दिल में जगह बनाने के लिए इसलिए उसने इस पॉलिसी को अपनाया था, रक्त और लॉ की नीति अपनाई थी, किसने, बलबन ने। और ये कब आया था, ये रज़िया सुल्तान के बाद आया था। इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक से कहानी शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी की, फिर इल्तुतमिश आते हैं, फिर रज़िया सुल्तान आती है, और फिर बलबन आता है। क्वेश्चन है 81, आदिल शाही, आदिल शाही आपका आ जाएगा बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निज़ाम शाही आ जाएगा अहमदनगर, शर्की शाही आ जाएगा जौनपुर, ठीक है। देखिए ये पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, और यहाँ से बस यही इसी टाइप का क्वेश्चन होता है कि कहाँ पर कौन सा वाला था, ठीक है। आदिल शाही, बीजापुर, कुतुब शाही, और कन्फ्यूज़न बहुत होता है, ठीक है। कुली कुतुब थे इसके फाउंडर गोलकुंडा में, ठीक है। अब यहाँ पर के आया है कुंडा और यहाँ पे कुतुब है, तो इस तरह से कुछ रिलेट करके याद कर लिएगा। इसके बाद है निज़ाम शाही, ये अहमदनगर, शर्की शाही और जौनपुर, कोई ना कोई ट्रिक बनाकर इसे याद कर लिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैतवाद, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको आज देख लेते हैं कौन सुमेलित है। अद्वैतवाद रामानुजम, ये रॉन्ग है। विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य, गलत है। द्वैतवाद माधवाचार्य, ये सही है। द्वैतवाद के कौन थे, माधवाचार्य थे। द्वैतवाद के थे शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के है रामानुजाचार्य। इसके अलावा द्वैतवाद के थे, इनके थे निम्बार्काचार्य, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, निम्बार्काचार्य थे इनके, ये थे शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद के कौन, वल्लभाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पर इतने हो गए, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, ठीक। अब आते हैं द्वैत पे, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, फिर एक आता है विशिष्टाद्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकुंतलम किसने लिखा है। शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है, कालिदास की कई सारी हैं, रघुवंश है, कुमार संभवम है, जिसमें ये लास्ट में ये माँ दिखे ना, अम वाला साउंड आए, वो समझ लीजिए कालिदास की रचनाएं काफ़ी सारी हैं इनकी, क्योंकि कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालविकाग्नि मित्रम, और एक और कौन, अभिज्ञान शाकुंतलम तो थी, एक और थी विक्रमोर्वशी, इस टाइप से थी, तो उसको भी ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। कुरल का जो संकलन है कविताओं का, तमिल लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी जो आखिरी गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कब। देखिए सिराजुद्दौला की ब्रिटिशर्स के साथ जो बैटल हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ प्लासी,
कब हुई थी? ये हुई थी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, यानी कि डुअल जो गवर्नमेंट चल रही थी इसको ख़त्म कर दिया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सुना होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनके अकॉर्डिंग वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये चीज़ हुई थी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी। डुअल सिस्टम फिनिश हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। और ये कब चल रहा होता है? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम से चल रहा होता है। अधिकारियों के नाम है और स्थान है। नाना साहब कानपुर, अब नवाब हामिद अली ख़ान ये हैं दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ, और मनी राम दीवान ये आपके असम। ठीक है, यहाँ से आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों को उठाना। ठीक है, ये जो था ये सत्यशोधक समाज के अंदर आया था। ठीक है, सत्यशोधक समाज किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? देखिए, शारदा अधिनियम जो आया था ये 1929 में आया था, जिसे हम शारदा एक्ट कहते हैं, और 1929 में आया था जिसे हम शारदा एक्ट कहते हैं। और इसमें एज जो कर दी थी लड़कियों की थी 14 और लड़कों की थी 18, यानी कि ऑप्शन ये सही है 14 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन जो प्लान यहाँ पर आया था तो उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सजेशन दिए थे? प्रांतीय सामूहिकरण करना, ये सही है बिल्कुल, कि अलग अलग प्रोविंस थे तो उनको एक करना, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को तो कहा ही था उसने, पाकिस्तान की स्वीकृति, इसका कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, संविधान निर्माण का अधिकार, और ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उसका राइट दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसके प्लान के अंदर नहीं आता, पाकिस्तान की स्वीकृति। ये किसका था? माउंटबेटन प्लान के अंदर ये सब सारी चीज़ें आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? दुर्गादास, लुई फिशर, फ्रैंक मॉरिस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इधर देखते हैं इंडिया डिवाइडेड, जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फ्रैंक मॉरिस, जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी, ये बिल्कुल सही है। फिशर ने लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू ये लिखा दुर्गादास ने, क्रॉस कर दिया इसको। इंडिया डिवाइडेड जो लिखी है वो लिखी है आपके राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। देखिए, एक बुक की एक वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट एग्जाम वाली, उस वो 2020 की सारी हैं बुक्स। ठीक है, तो उसमें हम 2021 की अपडेट कर देंगे थोड़े टाइम बाद। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा फिनिश हो जाए उसके बाद हम उस पर आते हैं, उस प्लेलिस्ट को हम अपडेट कर देंगे 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, ये लिखी है वी.डी. सावरकर ने, और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए ये इन्होंने इसको जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। देखिए, जब भी आ जाएगा संविधान का आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा यानी कि इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके सिद्धांत को किस से केस में समझाया गया है, तो वो है केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघराज्य बनाए? तो इसमें देखिए 14 तो स्टेट थे आपके, और इसके साथ 6 आपके यूटी थे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 14 स्टेट और 6 यूटी स्टेट। लिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में बताइए, तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कब कौन सा बना। देखिए 1953 से कहानी स्टार्ट होती है, जब कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था, और ये फर्स्ट कौन था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना था, लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, उसके बाद आगे राजस्थान, महाराष्ट्र सब बने, तो उसकी एक बार लिस्ट एक बार रीड कर लिएगा, उनका ऑर्डर ध्यान में कर लिएगा कौन सा है। यहाँ पर अगर हम बात करें सिक्किम आपका बना था 1975 में,
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में बना था और 2000 में ये दोनों बने थे, बल्कि 2000 में 3 बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, 2000 में बने थे ये। तो इनमें जो सीक्वेंस है वो है, ये 1 नवंबर को बना, ये 9 नवंबर को बना था और ये 15 नवंबर में बना था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर उत्तराखंड तो है नहीं, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। 1st नंबर पे आपका सिक्किम आएगा, 2nd पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, 3rd पे आपका छत्तीसगढ़ आएगा और 4th पे झारखंड आएगा। अब यहाँ से आप सीक्वेंस देख लीजिएगा कौन सा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी है और फसल दी हुई है। तो ब्लैक रस्ट जो है वो गेहूं में है, ब्लैक रस्ट गेहूं की है। इसके अलावा स्टेम रॉट की अगर हम बात करें तो ये चावल की है, स्टेम रॉट। वाइट रस्ट जो है ये आपकी है सरसों की। और अर्ली ब्लाइट जो है आपकी, अर्ली ब्लाइट ये आलू की है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट आलू हो गया, वाइट रस्ट सरसों हो गया, स्टेम रॉट चावल हो गया और ब्लैक रस्ट ये गेहूं हो गया। ठीक है, तो गेहूं, चावल, आलू इन्हीं की ज़्यादातर पूछी जाती है, मटर की भी पूछी जाती है। तो एक हम वो लिस्ट उसको सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1999, वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, उपरोक्त सभी की। देखिए वैश्विक उष्णन जो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिज़ोल्व हो रहे हैं। ठीक है, वो पिघल रहे हैं। जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, बारिश का लेवल, पानी का वाटर लेवल क्या होगा, रेस करेगा। तो जो उसके आसपास के एरियाज़ होंगे इनमें बाढ़ की प्रॉब्लम होगी, चक्रवात आएंगे, तूफान आएंगे, बवंडर, ये सारी ये चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है? देखिए गोकक जो है ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटक में कहाँ पे, बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में यह गोकक पड़ता है। और ये किस रिवर पे भी पूछा जा सकता है, तो ये है घाट प्रभा, घाट प्रभा पर गोकक वाटरफॉल। 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। ये वाला एसएसटी का सेट कंप्लीट हो गया, 6 प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो गया। और आप लोग सेट नंबर और प्रैक्टिस सेट में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, क्योंकि सेट नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब हम एक सेट को, प्रैक्टिस पेपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको सेट 1 सेट 2 इस तरह से करते हैं। तो जब प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।